नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे और मैं हिमा कुशवाहा स्वागत करती हूं आपका खास बुलेटिन में। लेकिन बुलेटिन से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत, सड़कों पर उतरे लोग, बड़े प्रदर्शन का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश में बड़ा खुलासा, 27 नेपाली नागरिकों पर केस, दोहरी नागरिकता और फर्जी दस्तावेजों का आरोप। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला गरमाया, विपक्षी नेताओं के बयानों की जांच की मांग, वीएचपी का बड़ा पत्र। लोक कला जगत को बड़ा झटका, पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन, पंडवानी की आवाज हुई खामोश। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू, सरकार विपक्ष आमने सामने, कई बड़े मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी ने आज बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। संगठन के नेता सरदार अमन खान ने एक वीडियो जारी कर लोगों से ज्यादा संख्या में प्रदर्शन में शामिल होने की भी अपील की है। उन्होंने भारत, खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों से भी इस आंदोलन का समर्थन करने की बात कही है। जेएसी का आरोप है कि बुनियादी अधिकार मांगने वाले लोगों पर पाकिस्तान की सेना सख्ती कर रही है। संगठन का दावा है कि कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। खाने पीने की चीजों और दवाइयों की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। वहीं पाकिस्तान की ओर से इन आरोपों पर अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल पीओके में हालत तनावपूर्ण बने हुए हैं और पूरे घटनाक्रम पर सभी की नजर टिकी हुई है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से, जहां बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 27 नेपाली नागरिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि इन लोगों ने भारत और नेपाल दोनों ही देशों की नागरिकता से जुड़े दस्तावेज बनवा रखे थे और आधार कार्ड, वोटर आईडी जैसे भारतीय पहचान पत्रों के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले रहे थे। पुलिस के मुताबिक जिलाधिकारी की शिकायत पर मामले की कड़ी जांच की गई, जिसमें आरोप सहित पाए जाने के बाद कार्रवाई की मांग की गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि दस्तावेज कैसे बनाए गए और किन किन योजनाओं का लाभ लिया गया। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले में एसपी विकास कुमार ने क्या कहा। थाना जरवा में 27 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें प्रकरण कुछ इस प्रकार है कि ये 27 लोग जो भारत के वोटर आईडी भी रखे हुए हैं, भारत के इलेक्टोरल लिस्ट में भी उनका नाम है, और साथ ही साथ गोपनीय जांच में ये तथ्य भी निकल के सामने आया है, जिसके सापेक्ष दस्तावेज भी हम लोगों ने प्राप्त किया है कि नेपाल के वोटर लिस्ट में भी इनका नाम है और ये यहाँ पे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। इसी में पूरा जांच करके 27 लोगों के विरुद्ध थाना जरवा में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा ये सूचना पुलिस को दी गई थी, जिसपे पूरा वेरीफाई करके इसमें नियमानुसार कार्रवाई की गई है और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें सभी साक्ष्य इकट्ठा करके जल्द से जल्द विधिक कार्रवाई करके पूरे प्रकरण का निस्तारण किया जाएगा और बॉर्डर क्षेत्र में और भी ऐसे जितने प्रकरण हैं उन सबका पता लगाया जाएगा। थाना जरवा में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब एक नया राजनीतिक मोड़ सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने जांच अधिकारी को पत्र लिखकर विपक्षी नेताओं के बयानों की भी जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्रियंका गांधी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल, साथ ही समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने इस मामले में सार्वजनिक तौर पर कई आरोप लगाए हैं। आलोक कुमार का कहना है कि जांच एजेंसी इन सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच करे। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए और अगर आरोप बेबुनियाद पाए जाते हैं तो संबंधित नेताओं के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
उनका कहना है कि राम जन्मभूमि करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। उधर राम मंदिर चढ़ावा मामले में एसआईटी की जांच भी जारी है। जांच टीम बैंक खातों, दान राशि और सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल भी कर रही है। अब तक इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, जबकि नए मिले सीसीटीवी फुटेज की फॉरेंसिक जांच भी कराई जा रही है। भारतीय लोक कला जगत से बेहद दुखद खबर आज सामने आई है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई का लंबी बीमारी के बाद आज निधन हो गया। उन्होंने रायपुर एम्स में अंतिम सांस ली। उनके निधन से देश भर के कला और सांस्कृतिक जगत में शोक की लहर छा गई है। तीजन बाई ने अपनी दमदार प्रस्तुति से छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोक कला पंडवानी को देश ही नहीं दुनिया भर में अलग पहचान दिलाई थी। उनके निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं और कलाकारों ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे भारतीय कला जगत की अपूरणीय क्षति बताया है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच आम लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संकेत दिए हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय हालात सामान्य रहे तो अगले 2 से 3 महीनों में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं। जोधपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान हरदीप पुरी ने कहा कि मौजूदा समय में रिफाइनरियां 2 महीने पहले खरीदे गए कच्चे तेल को प्रोसेस कर रही हैं। उन्होंने बताया कि वैश्विक युद्ध और सप्लाई संकट के बावजूद भारत में ईंधन की कोई कमी नहीं है और एलपीजी उत्पादन भी बढ़ाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने पचपदरा रिफाइनरी को देश की सबसे आधुनिक रिफाइनरियों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि अगले 3 से 4 महीनों में यह रिफाइनरी पूरी क्षमता के साथ काम करने लगेगी। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी अंतर्राष्ट्रीय बाजार और कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर करता है। कि दाम हमारे भाइयों बहनों तक नहीं बढ़ने देंगे। पिछले 4 साल में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं क्योंकि 3 अफसर नवंबर 2021 में, मई 2022 में और अभी 10 मार्च 2026 आपने केंद्र जो एक्साइज ड्यूटी लगाती है उसको 10 रुपए लीटर पेट्रोल और 10 रुपए लीटर डीजल पे कम किया। दुनिया भर में क्रूड के दाम $70 से बढ़ के 120 गए। कई जगह में 40 से 50%। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों की बैठक बुलाने को मंजूरी दे दी है। सरकार इस सत्र में कई अहम विधेयक पेश कर सकती है। वहीं विपक्ष भी पूरी तरह से तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, महंगाई और अन्य राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। ऐसे में संसद के दोनों ही सदनों में तीखी बहस और हंगामे के आसार हैं। यह मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों, नीतिगत फैसलों और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। सरकार और विपक्ष दोनों के लिए यह सत्र राजनीतिक लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। तेलगांव दबहाड़े इलाके में अचानक सड़क फट गई और उसके बीच से तेज रफ्तार में पानी का फव्वारा निकलने लगा। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वाटर सप्लाई परियोजना की टेस्टिंग के दौरान पाइपलाइन का जोड़ खुल गया, जिससे सड़क टूट गई और पानी बाहर आने लगा। नगर परिषद ने ठेकेदार की लापरवाही की बात कहते हुए मरम्मत और सड़क दोबारा बनाने का पूरा खर्चा उसी से वसूलने की बात कही है। फिलहाल घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अगली खबर है हिमाचल प्रदेश से, जहां चंबा जिले में रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। भरमौर से चंबा आ रही हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी HRTC की बस पर एक विशाल पत्थर आ गिरा। पत्थर बस की छत तोड़ते हुए सीधा अंदर जा घुसा, जिससे बस में चीख पुकार मच गई। हादसे के समय बस में करीब 40 यात्री सवार थे। इस दुर्घटना में एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई,
जबकि 4 लोगों को गंभीर रूप से घायल बताया गया और घायलों को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी किया। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ चुका है। हादसे के बाद प्रशासन और राहत दल मौके पर मौजूद रही, जिससे स्थिति का जायजा लिया गया। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड के बीच एक और दुखद खबर सामने आई है। केतन के दादा देवीचंद्र अग्रवाल का निधन हो गया है। परिवार का कहना है कि पोते की हत्या के बाद उन्हें गहरा मानसिक सदमा लगा था और वे पिछले दिनों से आईसीयू में भर्ती थे। वहीं आरोपी सिया गोयल के परिवार ने अलग अलग दावा किया है। परिवार के मुताबिक देवीचंद्र अग्रवाल पिछले करीब 6 महीनों से पेट के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। फिलहाल उनके निधन को लेकर दोनों पक्षों के अलग अलग दावे सामने आए हैं। भारत ने सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट सीजी सेमी ओसट फैसिलिटी का उद्घाटन किया। इसके साथ ही यहां चिप पैकेजिंग और व्यावसायिक उत्पादन भी शुरू हो गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने 5 साल पहले देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का संकल्प लिया था और अब वह तेजी से पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्लांट न केवल एक औद्योगिक परियोजना है, बल्कि भारत, जापान और थाईलैंड की तकनीकी साझेदारी का मजबूत उदाहरण भी है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि इस प्लांट से हर साल 20 करोड़ चिप का उत्पादन होगा, जिसे आगे जाकर बढ़ाकर 500 करोड़ चिप परिवर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि भारत अब इलेक्ट्रिक की पूरी वैल्यू चेन तैयार कर रहा है और यही विकसित भारत तथा मेक इन इंडिया का अगला चरण है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम को लेकर भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को नोटिस जारी करते हुए इंस्टाग्राम पर चल रहे ऐसे पेड विज्ञापनों और कंटेंट पर जवाब मांगा है, जो कथित तौर पर बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार सामग्री तक पहुंच को बढ़ावा देते हैं। सरकार ने मेटा को 7 दिनों के भीतर विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया है। सरकार ने साफ कहा है कि ऐसे सभी विज्ञापन और कंटेंट को तुरंत हटाया जाए जो इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार में मदद कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय इस मामले को गंभीरता से देख रहा है और मेटा से अपनी कंटेंट मॉडरेशन व्यवस्था की पूरी जानकारी भी मांगी गई है। हाल ही के दिनों में मेटा को व्हाट्सएप के यूजर नेम फीचर को लेकर भी सरकार की ओर से नोटिस मिला था। अब इंस्टाग्राम से जुड़े इस नए मामले ने कंपनी की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। लखनऊ में आशियाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक BMW कार से 26 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। कार की डिक्की में बने लॉकर से 500 रुपए के नोटों की 52 गड्डियां मिली, जहां मौके पर नकदी से जुड़े कई वैध दस्तावेज नहीं दिखाए जा सके और पुलिस ने BMW और एक और स्कॉर्पियो को सीज कर दिया। आयकर विभाग को भी सूचना दे दी गई है कि फिलहाल नकदी के स्रोत को लेकर जांच जारी है और पुलिस 3 लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है। अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी नागरिकों को शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते सिर्फ रणनीतिक साझेदारी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र, कानून के शासन और साझा मूल्यों पर आधारित है। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में भारत अमेरिका का संबंध और भी मजबूत होगा। वहीं अमेरिका में 250वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में परेड, आतिशबाजी और कई बड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। बॉलीवुड नेता आमिर खान ने अपनी पार्टनर गौरी स्पैट संग शादी रचा ली है। करीब 2 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने बेहद निजी समारोह में अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप दे दिया है। शादी का कार्यक्रम मुंबई के बांद्रा स्थित आमिर खान के घर पर आयोजित किया गया, जिसमें सिर्फ परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक आमिर और गौरी ने शादी का कानूनी पंजीकरण कराने के लिए आधिकारिक दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर किए। इस खास मौके पर आमिर खान ने
इस खास मौके पर आमिर खान के तीनों बच्चे मौजूद रहे। वहीं गौरी स्प्रेट का बेटा भी इस पारिवारिक समारोह का हिस्सा बना। आमिर खान और गौरी स्प्रेट एक दूसरे को करीब 25 साल से जानते थे, जबकि पिछले 2 साल से दोनों रिश्ते में हैं। तो ये थी अब तक की खास खबरें। और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।